नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका लोकमय स्टडीज यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज से हम लोग जो है साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको टॉपिक वाइज जो है प्रश्नों का हल दिया जाएगा। साथ ही में उनकी एक्सप्लेनेशन डिटेल से आपको सारी चीज़ें जो है वो बताई जाएंगी। तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, रेगुलर इसी तरह के वीडियोज़ देखने को आपको मिलते रहेंगे। रीट में जो है आपकी जो तैयारी है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है इस वक्त। शिशु के भ्रूण से संबंधित वह परत जिससे बच्चे के हृदय, मस्तिष्क और लीवर का निर्माण होता है। तो देखिए, आपको अच्छे से पता है कि भ्रूणावस्था जो होती है उसके अंतर्गत शिशु में 3 परतें पाई जाती है, एक्टोड्रम, मीसोड्रम और एंडोड्रम। अब सवाल आपका ये है कि हृदय, मस्तिष्क और लीवर का जो निर्माण है वो कौन सी परत से होता है। तो देखिए, एक्टोड्रम जो होती है वो सबसे बाहरी परत होती है, मीसोड्रम मध्य परत होती है और एंडोड्रम जो है सबसे आंतरिक परत होती है। बाहरी परत एक्टोड्रम से आपकी एक तो त्वचा और उसके साथ में बालों का निर्माण जो है वो एक्टोड्रम से होता है। मीसोड्रम से मांसपेशियों और साथ ही में हृदय, मस्तिष्क और लीवर के खोल का निर्माण होता है। जबकि हृदय, मस्तिष्क और लीवर का जो एक्चुअल निर्माण होता है वो होता है आपका एंडोड्रम से। तो देखिए, पहले जो प्रश्न है इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एंडोड्रम। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है, गाल्टन के सिद्धांत के अनुसार एक बालक में दादा दादी से प्राप्त कितने प्रतिशत अर्जित गुण होते हैं। गाल्टन ने एक सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि एक जो बच्चा होता है उसमें जो है 50% गुण माता पिता से, 25% गुण दादा दादी से और इसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी जो है गुण आते हैं। और अगर ऐसे अपन लोग देखें तो 7 पीढ़ी तक जाते जाते गुण जो है वो लगभग 0 के आसपास हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक बालक के अंदर जो है वो 7 पीढ़ियों के गुण पाए जाते हैं। तो ऐसे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि माता पिता से 50% और निरंतर इसी क्रम में घटते जाते हैं। तो दादा दादी से जो है 25% गुण आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो अभिवृद्धि में दिखाई देने वाले लक्षण हैं। देखिए दोस्तों, अभिवृद्धि और विकास जो है इसमें आपको अच्छे से अंतर पता होना चाहिए। अभिवृद्धि जो है शारीरिक अंगों की वृद्धि होती है, उसी को अभिवृद्धि कहा जाता है। देखिए, शरीर के आकार में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बात है। शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है उसे अभिवृद्धि कहते हैं। शरीर की लंबाई में वृद्धि, शरीर के किसी भी अंग में वृद्धि होती है वही अभिवृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त, सभी तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, अभिवृद्धि जो है एक मात्रात्मक पक्ष है और ये सिर्फ शारीरिक पक्ष है, और विकास जो होता है वो शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक सभी प्रकार के पक्षों को उसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त, अभिवृद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, बात करते हैं। ये मात्रात्मक होती है, बिल्कुल सत्य कथन है। अभिवृद्धि जो है उसको मापा जा सकता है। शरीर के अंगों में किस प्रकार से वृद्धि हो रही है इसको आप आसानी से माप सकते हैं इन स्टेप के माध्यम से। ये संख्यात्मक होती है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगर मापेंगे, अगर आपकी लंबाई है 6 फीट तो आप 6 फीट जो है वो लिख सकते हैं। बिल्कुल ये संख्यात्मक होती है, अंगों से संबंधित है। हाथ, पैर वगैरह हर चीज़ की आप लंबाई जो है, चौड़ाई वो नाप सकते हैं। तो इसलिए अंगों से संबंधित भी है, संख्यात्मक भी है, मात्रात्मक भी है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी, अभिवृद्धि की एक निश्चित दिशा होती है। नहीं दोस्तों, अभिवृद्धि की कोई भी निश्चित दिशा नहीं होती है। विकास की एक निश्चित दिशा होती है जो कि केंद्र से परिधि की ओर और सिर से पैर की ओर, जिसको मस्तकोद्मुखी विकास भी कहा जाता है। लेकिन अभिवृद्धि की कोई भी निश्चित दिशा नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। ये कथन किसका है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए, गाल्टन जो है उन्होंने सिद्धांत दिया था कि एक बच्चा जो होता है उसमें गुण जो पाए जाते हैं वो 50% माता पिता से, 25% दादा दादी से और इसी क्रम में लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाते हैं। टोटल 7 पीढ़ियों के गुण एक बालक में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो है लेमार्क जो है इन्होंने जिराफ के एग्जाम्पल के माध्यम से अर्जित गुणों का सिद्धांत दिया था। श्रीमती हरलोक ने बताया था कि बालक का जो विकास होता है वो गर्भकाल से शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो है फ्रैंक ने जो है वो ये परिभाषा दी थी कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही जो है वो अभिवृद्धि है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक विशेषता अभिवृद्धि की नहीं है। अभिवृद्धि बहुपक्षीय अवधारणा है। बिल्कुल, अभिवृद्धि बहुपक्षीय अवधारणा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक संकुचित अवधारणा है। अभिवृद्धि मात्रात्मक है, अभिवृद्धि का मापन संभव है। देखिए,
अभिवृद्धि जो है एक संकुचित अवधारणा है, क्योंकि अभिवृद्धि के अंतर्गत आपको अच्छे से पता है कि सिर्फ शारीरिक पक्ष को शामिल किया जाता है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, इसकी मात्रा को मापा जा सकता है। अगर आपकी लंबाई जो है कितनी है, आप इसको संख्याओं के तौर पर भी दर्शा सकते हैं, माप सकते हैं, इसका मापन भी संभव है। लेकिन ये बहुपक्षीय अवधारणा नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक शारीरिक पक्ष को शामिल किया जाता है। बहुपक्षीय अवधारणा कौन सी है? बहुपक्षीय अवधारणा जो है वो है आपका विकास। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा कि अभिवृद्धि जो है वो एक बहुपक्षीय अवधारणा नहीं है, ये इसकी विशेषता नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, निम्न में से विकास की विशेषता है। देखिए वही बात हो गई जो ऊपर वाले प्रश्न में मैंने बताई थी कि विकास जो है वो एक बहुपक्षीय अवधारणा है। बहुपक्षीय अवधारणा, इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल आप लोग कर सकते हैं? शारीरिक पक्ष भी आप शामिल कर सकते हैं, मानसिक विकास भी कर सकते हैं, बालक का संवेगात्मक विकास, उसका नैतिक विकास, उसके अलावा उसका सामाजिक विकास, सभी पक्षों को आप लोग शामिल कर सकते हैं। इसलिए एक बहुपक्षीय अवधारणा है। चूँकि इसमें काफ़ी सारे पक्षों को शामिल किया जाता है, इसलिए जो विकास जो है वो एक व्यापक अवधारणा भी है। और विकास जो है वो एक सतत प्रक्रिया में होता है। विकास का एक निश्चित क्रम होता है, इसकी एक प्रक्रिया होती है। इस कारण तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो वो है, मस्तकोन्मुखी सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास होता है पैर से सिर की ओर, परिधि से केंद्र की ओर, उपयुक्त सभी। देखिए मस्तकोन्मुखी विकास का मतलब होता है सिर से पैर की ओर। इस तीनों में से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसे ही मस्तकोन्मुखी विकास कहते हैं। देखिए दोस्तों, मस्तकोन्मुखी विकास जो है ये कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ये आता है आपके गेसेल के परिपक्वता के सिद्धांत के अंतर्गत। और मस्तकोन्मुखी विकास जो है इसका पहला विचार किसने दिया था? तो आपको अच्छे से याद रखना है, इसका पहला विचार दिया था कुप्पुस्वामी ने। तो देखिए मस्तकोन्मुखी विकास का मतलब क्या हो गया? सिर से पैर की ओर, जो कि इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ वर्बली कि सिर से पैर की ओर विकास को ही मस्तकोन्मुखी विकास कहा जाता है। साथ ही में विकास की एक और दिशा होती है कि केंद्र से परिधि की ओर विकास आपका होता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो वो है, गर्भावस्था के संबंध में सत्य कथन है। पहला ऑप्शन नंबर ए, गर्भकाल में 5वें माह के समय शिशु में दांतों का निर्माण शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे ही बच्चा गर्भकाल में जाता है तो 5वें महीने में उसमें दांतों का निर्माण शुरू हो जाता है, और जन्म के बाद में भी 5 से 6 महीने के अंतर्गत बालक जो है उसमें दांतों का आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले निचले जबड़े के जो 2 दांत आप लोग देखते हो वो 2 दांत आते हैं, और दांतों के जो है जल्दी उगने में कैल्शियम नामक जो तत्व होता है वो सहयोग प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बालक शिशु की अपेक्षा बालिका शिशु का गर्भकाल अधिक लंबा होता है, ये भी बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। और अधिकतम गर्भकाल 330 दिन और न्यूनतम जो है वो 180 दिन हो सकता है। देखिए इन ऑप्शन से आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जानी चाहिए। आपको जितने भी ऑप्शंस हैं उन ऑप्शन से काफ़ी सारी चीज़ें याद भी कर लेनी है। देखिए अधिकतम गर्भकाल 330 दिन का होता है, ये बिल्कुल सही बात है। और न्यूनतम 180 दिन मतलब 6 माह का हो सकता है, और अधिकतम 11 माह का हो सकता है। देखिए एक बच्चा जो जन्म लेता है वो लेता है टोटल 9 महीने में, या अगर दिनों में इसकी बात की जाए तो 280 दिनों के अंतर्गत एक बच्चा जन्म ले लेता है। तो तीनों जो ऑप्शन है वो सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो है कि शेषवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। ये बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों कि शेषवावस्था में बालक जो होता है वो तीव्र गति से चीज़ों को सीखता है। साथ ही में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अनुकरण करता है बालक को, कुछ भी चीज़ें नहीं जानता है। और भाषा भी अगर बालक सीखता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एक बालक में भाषा का जो विकास है वो लगभग 2 वर्ष की आयु तक हो जाता है। तो भाषा भी वो अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। और शेषवावस्था जो होती है उसको वो जन्म से लेकर के 5 से 6 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। तो अनुकरण के माध्यम से वो जो है चीज़ों को सीखता है, अपना विकास करता है। लेकिन उसके अंतर्गत दोस्तों एक चीज़ नहीं पाई जाती, वो है चिंतन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चिंतन। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस वक्त है, शेषवावस्था तीव्र विकास की अवस्था है, ये कथन किसने कहा था? देखिए वेलेंटाइन ने कहा था कि शेषवावस्था जो है वो सीखने का आदर्श काल है। सिगमंड जो फ्राइड है, इन्होंने कहा था कि शेषवावस्था जो है वो भावी जीवन की आधारशिला है। लेकिन वॉटसन ने कहा था कि शेषवावस्था जो है वो तीव्र विकास की अवस्था है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वॉटसन। देखिए दोस्तों
साथ ही में दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि 20वीं सदी में जो है बालकों को लेकर के काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बाल विकास को समझाया गया है, बालक किस प्रकार से विकास करता है, उसके साथ में अधिगम से संबंधित काफ़ी सारे सिद्धांत भी जो है 20वीं सदी के अंतर्गत आए हैं। इसलिए क्रो ने जो है 20वीं सदी को बालकों की सदी माना है। ये जानकारी भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। बाकी ये जो प्रश्न है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि वॉटसन जो है उन्होंने शिशुअवस्था को तीव्र विकास की अवस्था कहा था। 12वें प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। ये प्रश्न है कि जन्म के समय शिशु के हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि बालक जब जन्म लेता है तब उसका हृदय जो होता है 140 बार प्रति मिनट के हिसाब से धड़कता है। ये काफ़ी ज़्यादा है। हमारी जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो होती है 72, जो कि होती है हमारे वयस्क होने पर। अर्थात कोई भी बालक जो 18 साल से ऊपर का हो जाता है, वो प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर जाता है और वयस्क हो जाता है, तब उसकी जो हार्ट बीट होती है वो 72 बार होती है। आपको जानकारी में रखना है कि बालक जब पैदा होता है तब 140 बार प्रति मिनट होती है और कुछ ही समय के बाद में ये जो हार्ट बीट होती है 120 बार प्रति मिनट में कन्वर्ट हो जाती है। थोड़ी ही देर में जो है 20 बार जो है हृदय कम धड़कने लगता है। तो देखिए जन्म के समय कितनी हुई 140। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिशुअवस्था में दूध के दांत या अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। देखिए आपको अच्छे से ये प्रश्न पहले भी आ चुका है कि गर्भकाल में जैसे ही बालक होता है तो 5वें महीने में जो है दांत बनना प्रारंभ हो जाते हैं और जन्म के बाद में 5 से 6 महीने के अंतर्गत बालक जो है उसमें दांतों का निर्माण शुरू हो जाता है, बालक में दांत दिखने लगते हैं। लेकिन शिशुअवस्था में बालक में जो टोटल दांतों की संख्या होती है वो होती है 20। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की, जो है बालक का सर्वाधिक समाजीकरण होता है। देखिए वैसे तो बालक जो है कहते हैं कि बालक की जो पहली पाठशाला होती है वो उसका परिवार होता है और समाज से भी वो जो है काफ़ी सारी चीज़ें ग्रहण करता है और विद्यालय परिवार जो होता है वो भी बालक के विकास में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। लेकिन बालक का जो सर्वाधिक समाजीकरण होता है दोस्तों वो होता है खेल मैदान में। खेल मैदान पहली ऐसी जगह होती है, ऑप्शन नंबर ए की मैं बात कर रहा हूँ। खेल मैदान पहली वो जगह होती है जहाँ पर बालक जो है अपने अलावा दूसरे बालकों से मिलता है, जिनका जो विकास है वो अलग अलग तरीके से होता है। क्योंकि खेल मैदान में सभी बालक ऐसा तो है नहीं कि समान परिवार से बिलोंग करते हैं, अलग अलग परिवारों से बिलोंग करने वाले होते हैं, तो उसको अच्छी बुरी काफ़ी सारी आदतें सीखने को मिलती है, समाज के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो है बालक सीखता है। इसलिए बालक का सर्वाधिक समाजीकरण खेल मैदान में ही होता है और कहते हैं कि एक बालक जो होता है वो ज़्यादातर समय अपना खेलों में ही गुजारता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की दोस्तों बात कर रहे हैं कि हिरण्यकश्यपु राजा के प्रहलाद जैसी संतान का होना बाल विकास के सिद्धांत का उदाहरण कहा जा सकता है। तो देखिए जो राजा हिरण्यकश्यपु था, आप अच्छे से जानते हैं कि वो भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन उन्हीं के एक संतान हुई थी जिनका नाम था प्रहलाद, और प्रहलाद जो थे वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। तो देखिए ऑप्शंस देखते हैं इसके। ऑप्शन नंबर ए है मौलिक गुणों का सिद्धांत। आपको अच्छे से पता होगा कि मौलिक गुणों का जो सिद्धांत है वो दिया था ग्रेगर जोहन मेंडल ने। उद्यान मटर के ऊपर इन्होंने अपना जो है परीक्षण किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने कहा था कि हर तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत मौलिक गुण जो है वो फिर से उजागर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, जो कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत दिया गया था सोरेनसन के द्वारा। इन्होंने कहा था कि जिस मॉडल के माँ बाप होते हैं, अर्थात जैसा नमूना माँ बाप का होता है उनके उसी मॉडल की संतान होती है। अर्थात इंसान के इंसान और जानवर के जानवर ही पैदा होते हैं, चूहे के चूहा पैदा होगा, बंदर के बंदर पैदा होगा। इसी को दोस्तों समान प्रतिमान का सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो है प्रत्यागमन का सिद्धांत, वही इसका राइट आंसर होगा। प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? इसके अनुसार माता पिता से विपरीत संतान का पैदा होना ही जो है वो प्रत्यागमन का सिद्धांत होता है। और अच्छे से पता है कि हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद जो पैदा हुआ बिल्कुल विपरीत गुणों का हुआ। बाप जो है भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था और बेटा जो है भगवान का परम भक्त था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रत्यागमन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की, जो है किसे बाल विकास आंदोलन का जनक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पेस्टोलॉजी। देखिए दोस्तों पेस्टोलॉजी वही विद्वान है जिन्होंने 1774 के अंतर्गत बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी अपने 3.5 वर्षीय बेटे के ऊपर, जो काफ़ी सारे लेखों में छपी थी। और इसी कारण और इन्हीं के कारण जो है बाल मनोविज्ञान की शुरुआत होती है। इसलिए पेस्टोलॉजी जो है इनको बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन है टाइडमैन जो है इन्होंने पेस्टोलॉजी की बेबी बायोग्राफी पढ़ी थी और इन्होंने चिकित्सा के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान को शुरू किया था, इसलिए टाइडमैन को बाल चिकित्सा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो सी है वो है हरलॉक। श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक जो इन्होंने कहा था कि बालक का जो विकास है वो गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है।
ये बात जो है विक्टोरिया हरलोक ने कही थी, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आप लोग यहाँ पर देखिए स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ही है दोस्तों, एक अमेरिकी विद्वान थी और इन्होंने अमेरिकी विद्वान थे दोस्तों ये, और इन्होंने 1893 में दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है 1893 में जो है इन्होंने अमेरिका से बाल विकास आंदोलन की शुरुआत की थी, इसलिए इनको बाल विकास आंदोलन का जो है जनक कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो वो है वुडवर्थ के अनुसार बालक के विकास में सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। वुडवर्थ की परिभाषा आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। वुडवर्थ ने कहा था कि बाल विकास जो है वो एक बालक के वंशक्रम एवं वातावरण का गुणनफल होता है, अर्थात वंशक्रम और वातावरण दोनों का जो गुणनफल होगा वही होगा दोस्तों क्या, बाल विकास होगा। तो वातावरण जो है वो भी प्रभावित करता है, वंशक्रम भी प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों, उक्त दोनों, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो वो है मानव जीवन का सबसे प्रारंभिक संरचनात्मक स्वरूप क्या है। देखिए दोस्तों, आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे मानव जीवन की शुरुआत जो होती है वो होती है टोटल 46 गुणसूत्रों से, जिसमें से 23 गुणसूत्र माता से आते हैं अर्थात मातृकोश से आते हैं, और 23 गुणसूत्र जो है वो पितृकोश से आते हैं। 23 गुणसूत्र माता से और 23 गुणसूत्र पिता से आते हैं, जिनमें से 22 गुणसूत्रों को काय गुणसूत्र कहते हैं, जिनसे हमारे शरीर का निर्माण होता है, और एक गुणसूत्र जो होता है माता और पिता दोनों की तरफ से, उससे हमारा लिंग निर्धारण होता है, इसीलिए इनको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है दोस्तों। टोटल पिता से XY और माता से XX गुणसूत्र आते हैं। XX अगर दोनों मिलते हैं तो बालिका, और XY अगर मिलते हैं तो बालक पैदा होता है दोस्तों। लेकिन टोटल 23 गुणसूत्र माता से और 23 गुणसूत्र पिता से मिलकर के टोटल 46 गुणसूत्र जो है ये एक सुई के बराबर, सुई की जो नोक होती है उसके बराबर एक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको अपन लोग संयुक्त कोष कह देते हैं, और उसी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, जाइगोट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यही थे आज के प्रश्न। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कितने प्रश्न जो है वो सही किए हैं। ये टेस्ट सीरीज लगातार डेली बेसिस पर शुरू रहेगी, सारे टॉपिक्स जो है उनको कवर किया जाएगा और हर प्रकार के प्रश्न जो है इसमें कवर करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली आपको रेगुलर अपडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।